सिंह, नॉलेज हब विद अरविंद सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का जो चैप्टर है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर एनसीईआरटी में दिए हैं उसको आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल वन आफ्टर फिनिशिंग द रेस। मतलब कि जैसे कोई एथलीट है, मतलब धावक है जो दौड़ने वाला होता है, वो जब रेस फिनिश करता है तो बहुत तेज क्या होता है, ब्रीथिंग करने लगता है, बहुत तेज सांस लेने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें यही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के नहीं पूछ सकता। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी जैसे बहुत तेज चलते हैं, ठीक है, और उसका जब हम स्टॉप होते हैं तो क्या हम बहुत तेज सांस लेने लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा बॉडी है उसको मोर एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जब तेज ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है जिससे क्या होता है, जो हमारे सेल में फूल होते हैं वो उनका ब्रेक डाउन फास्ट हो जाता है, और जब ब्रेक डाउन फास्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी मोर रिलीज होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होना होती है। ठीक है, आइए इससे समझते हैं और अच्छे समझते हैं। व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग रेस। ठीक है, बता दिया आपको। एन एथलीट नीड टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, टू हिज मसल्स। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, विच है वर्केड हार्ड ड्यूरिंग रनिंग। जब वो वर्क हार्ड कर रहा था एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसा मैंने आपको बताया। फॉर दिस ही ब्रीथ फास्टर एंड डीपर सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू सेल। सेल में क्या होता है, मोर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। जब सेल में मोर ऑक्सीजन का सप्लाई होगा इससे क्या होगा, द स्पीड ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड का ब्रेक डाउन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, और रिजल्ट मोर एनर्जी इज रिलीज। और इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, अधिक से अधिक एनर्जी रिलीज होना चालू हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, लिस्ट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो उसमें समानता भी बताना है, और जो उनमें समानता है उसको भी बताना है, और क्या उनमें जो डिफरेंस है उसको भी बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, इन दोनों में समानता क्या है। देखिए दोनों में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, दोनों में रिस्पायरेशन होता है, ये क्या है, समानता है। और इस दोनों में क्या होता है, फूड जो होता है क्या, ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, दोनों में यही होता है। ठीक है, और एक दो और ये तो बता दें, जैसे कि इसमें क्या होता है, दोनों में क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे एक में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एक में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब दोनों में बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में समानता क्या है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ठीक, और ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होता है, एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है फूड का। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, एरोबिक में एंड प्रोडक्ट जो बन आर CO2 एंड H2O। ठीक है, इसका जो अंत का लास्ट एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इट्स एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2O। इसका एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और CO2 एंड अल्कोहल
ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो उसमें क्या होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लेता है एनर्जी रिलीज करने में, और ये क्या होता है शॉर्टर टाइम लेता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है इट टेक लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी, और इसमें क्या होता है इट इज फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, चलिए इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है एरोबिक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसमें क्या होता है लार्ज ब्रेक डाउन अच्छे से होता है और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है इट प्रोड्यूस स्मॉल एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जांपल क्या होते हैं, इट ऑकर इन प्लांट एनिमल। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं ईस्ट में, बैक्टीरिया में, ह्यूमन में, मसल सेल में, रिस्पायर एनारोबिक। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में देखिए ह्यूमन इसमें भी एरोबिक जो होता है मैच जो ह्यूमन होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन ही करता है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन ही करता है, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है ऐसे समय में वो क्या कौन सा रिस्पायरेशन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, हमेशा मानव क्या करता है, इंसान ह्यूमन क्या करता है एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, लेकिन जब कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो घटने लगता है, कम होने लगता है, तो वहां पे क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब कि व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, मतलब जब हम मतलब व्हाई डू वी ऑफन स्नीज, मतलब हम स्नीज कब करते हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारे डस्ट आते हैं तो हम स्नीज करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए हम जो एयर हम अपना एयर अंदर नोज से कहा नोस्ट्रिल से पास होता है। ठीक है, जब नोस्ट्रिल में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो नोस्ट्रिल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो क्या होता है हमें इरिटेशन होने लगता है, इरिटेशन होता है तो फिर क्या होता है जैसे अनवांटेड जो जैसे डस्ट हो गया, जैसे डस्ट हो गया, पोलन हो गया, स्मोक, ये अनवांटेड है। ठीक है, नोस्ट्रिल के लिए, और ये क्या जब अंदर एब्जॉर्ब होने लगते हैं तो हमें क्या इरिटेशन होता है और स्नीज के द्वारा वो क्या होता है बाहर निकल जाता है, यही होता है स्नीजिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से। देखिए स्नीजिंग स्पेल द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर सो दैट द क्लीन एयर इंटर आवर बॉडी। ठीक है, अब वही अनवांटेड आते हैं उससे याद। ठीक है, जो अभी आपको बताया वही चीज, इट यूजुअली आकर बिकॉज ऑफ इरिटेशन इन द अपर ब्रीथिंग पैसेज। ठीक है, दिस इरिटेशन हैपन व्हेन वी इनहेल some unwanted particle and they get trapped in our nasal cavity। अब हम क्या करते हैं, मतलब जैसे कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, लेकिन क्या होता है ऑक्सीजन से बहुत सारे अनवांटेड से डस्ट आ गया, पोलन आ गया, स्मोक आ गया, अनवांटेड है, अनवांटेड है क्या, और ये हमारे नोजल ट्रैक में क्या होता है ट्रैप हो जाते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या हम लोग इरिटेशन होता है। तो इसी इरिटेशन को की वजह से क्या होता है स्नीज आता है, और स्नीज से क्या होता है जो वो डस्ट है वो बाहर भी निकलते हैं। ठीक है, smoke, dust, etc. are some of unwanted particles that are may cause sneezing। ठीक है, चलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, टेक 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, मतलब 3 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसके 3/4 भाग में क्या करना है पानी फिल करना है। लेबल देम ए बी एंड सी, लेबल करिए एक को ए, एक को बी और एक को सी। ठीक है, कीप अ स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब ए में क्या करिए स्नेल डालिए, और टेस्ट अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या करिए वाटर प्लांट डालिए, और टेस्ट ट्यूब सी में क्या करिए बोथ स्नेल और वाटर प्लांट डालिए। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब किस टेस्ट ट्यूब में जो CO2 का कंसंट्रेशन वो हाई
हाईएस्ट होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसका आंसर समझ पढ़ने से पहले आपको हम ऐसे समझाते हैं। ठीक है, देखिए जो स्नेल होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो जब इसमें स्नेल होगा इसमें क्या होगा, CO2 बाहर निकालेगा। ठीक है, एक्सेल करेगा। ठीक है, इसमें CO2 क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, CO2 का जो अमाउंट होगा मोर अमाउंट का, क्योंकि क्या जो स्नेल है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, इसमें क्या होगा अमाउंट ज्यादा होगा। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, इसमें वाटर प्लांट है। वाटर क्या होता है, जस्ट ह्यूमन के अपोजिट होता है। जैसे कि आप ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जो भी CO2 होगा उसको क्या करेगा, वाटर प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO2 का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्नेल भी है और वाटर प्लांट भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्नेल CO2 बाहर निकालेगा लेकिन उसको वाटर प्लांट जो है क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें तो बहुत ही कम रहेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें इससे कम रहेगा क्योंकि इसमें एब्जॉर्बर भी है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और इसमें क्या है, खाली निकल रहा है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 का किसमें होगा, टेस्ट ट्यूब ए में। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। दिस इज बिकॉज, क्यों, टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्नेल। ठीक है, स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ इन O2 एंड ब्रीथ आउट, बाहर निकालता है CO2 है। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द टेस्ट ट्यूब, यही मैंने बताया, यही लिखा भी है। ठीक है, ठीक। अब दूसरा क्या है, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन अ वाटर प्लांट व्हिच टेक CO2 फॉर फूड सिंथेसिस एंड गिव आउट CO2, हेंस मोर कंसंट्रेशन इज फाउंड इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, हेंस O2 का कंसंट्रेशन इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वाटर प्लांट है, CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन निकाल, तो O2 का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा, ना कि CO2 का। ठीक है, अब देखिए टेस्ट ट्यूब सी कंटेन बोथ a snail and plant. The CO2 produced by snail is utilized by the plant for its food synthesis and O2 released by the plant is utilized by the snail also. वही है। ठीक है, इसमें निकलेगा स्नेल के द्वारा, तो CO2 निकल रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसमें वाटर प्लांट है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें क्या होगा, एज कंपेयर टू वन, इसमें क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, लेस होगा। ठीक है, चलिए therefore test tube A has highest concentration of CO2। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, टिक करना है कि विच, मतलब 4 ऑप्शन दिया है ये। ठीक है, और हमें क्वेश्चन पढ़ना है और टिक करना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोच एयर इंटर द बॉडी थ्रू, कॉकरोच में जो एयर होता है किसके थ्रू इंटर करता है, स्पेरिकल्स के थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ, किसके एक्युमुलेशन से होता है, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से होता है। ठीक है, तो यहां क्या लगेगा, लैक्टिक एसिड। अब देखिए नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, कितना होता है, 15 से 18 होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स, जब हम एक्सलेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं
तो उसको क्या कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं एक्सहेलेशन। इन मतलब इनसाइड, एक्स मतलब एक्सटर्नल बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है, रिब जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो रिब का साइज क्या होता है डाउनवर्ड हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वो अपने दोबारा से इसमें आएगा, इसमें क्या हो जाएगा मूव डाउनवर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए एक बार आप लोग आंसर और चेक कर लीजिए, ये देखिए ये, ठीक, ये हो गया लैक्टिक एसिड हो गया, और ये 15 से 18 हो गया, और ये हो गया आपका मूव डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, मैच द कॉलम करना है, ठीक है, एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे करते हैं, पहले देखते हैं सबसे सिंपल कौन सा जो सबको पता है, मतलब नॉर्मल बच्चों को पता ही रहता है, ठीक है। तो पहले उसको करते हैं। अब देखिए जो फिश है वो किससे रिस्पायरेशन करता है, ठीक है, ब्रीदिंग किससे करता है, ठीक है, किससे करता है, देखिए फिश किससे करता है, गिल से करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए जो फ्रॉग होता है वो रिस्पायरेशन किससे करता है, लंग्स एंड स्किन से करता है। तो अब फ्रॉग का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे देखिए फिश का ई है, तो फिश किससे लेता है, गिल्स का ई हो जाएगा, ठीक है। और फ्रॉग किससे लेता है, लंग एंड स्किन से, यहाँ हो जाएगा एफ। जब फ्रॉग वाटर में रहता है तो स्किन से लेता है, जब लैंड पे रहता है जमीन से रहता है तो लंग से लेता है, ठीक है। चलिए अब ईस्ट क्या है, ईस्ट का से क्या फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी जो होता है उसके अंदर होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ठीक है डायफ्राम बी हो जाएगा। अब स्किन क्या होता है, स्किन से कौन लेता है, अर्थवर्म लेता है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ईस्ट हो गया, डायफ्राम हो गया, स्किन हो गया, लिप क्या, लिप किससे एसोसिएटेड होता है, स्टोमेटा होता है, टीनी पोर्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ये क्या हो जाएगा डी, ठीक। हो गए सारे आपके फिश के हो गए, फ्रॉग के हो गए, ठीक है। देखिए चलिए अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए ईस्ट से किसका फॉर्मेशन है, अल्कोहल का, डायफ्राम चेस्ट कैविटी, स्किन अर्थवर्म लेता है, लिप स्टोमेटा, फिश गिल्स, फ्रॉग लंग्स एंड स्किन, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उसके बारे में बताना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन, बिल्कुल गलत है। जब हैवी एक्सरसाइज इंसान करता है, ह्यूमन करता है, तो क्या होता है उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ये तो फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे, ये तो सही है, ठीक है। एंड रिस्पायरेशन ओनली एट नाइट, ये गलत है। जो प्लांट है वो दिन में फोटोसिंथेसिस तो करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन रेस्पायरेशन जो होता है वो क्या होता है हमेशा होता है, दिन हो चाहे रात हो हमेशा चलता है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, गलत है। फ्रॉग किससे ब्रीथ करता है, स्किन से ब्रीथ नहीं करता है। फ्रॉग किससे ब्रीथ करता है, गिल्स से ब्रीथ करता है, ठीक है, गिल से ब्रीथ करता है, ठीक है। अब देखिए द फिश, नहीं नहीं ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये आपका सही है, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो
फिश होता है वो गिल से ब्रीथ करता है, और फ्रॉग जो होता है वो इस स्किन से वाटर में ब्रीथ करता है और लैंड पे लंग से ब्रीथ करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक ठीक, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए द फिश हैव लंग्स फॉर रिस्पिरेशन, नहीं, देखिए वो गलती से ऊपर लिखा गया था गिल्स, लेकिन फिश किससे लेता है? गिल्स से लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स की जगह क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमारा चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। सही बात है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकलते हैं, चेस्ट कैविटी का साइज घट जाता है। तो ये क्या है? सही है, ट्रू है। चलिए एक बार चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन फॉल्स, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस व्हाइल ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पिरेशन फॉल्स हो गया। ठीक है, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ट्रू है। ठीक है, अब स्किन देखिए क्या है? स्किन से किसमें लेता है? फ्रॉग वाटर में लेता है, और लैंड पे किससे लेता है? लंग से लेता है। ठीक है, द फिशेस हैव लंग्स फॉर देयर, नहीं गिल्स होता, अभी बताया आपको। द साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, और डिक्रीज हो जाता है किसमें? एक्सहेलेशन में। ठीक है, तो ये क्या ट्रू हो जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसमें क्या है? द माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, जो माउंटेन पे लोग जाते हैं, ऊपर ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऊपर हम जैसे ऊपर जाते हैं, क्या होता है? ऑक्सीजन का जो लेवल है थोड़ा घटता जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करके जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला इसमें टिक करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? एंड एटलीस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर इज नो एयर, ये तो बिल्कुल गलत है, गलत बात है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ये क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। देखिए ये सही है, जो ग्राउंड मतलब जो जमीन पे एयर अवेलेबल रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसका क्या होगा? क्वांटिटी में कमी आएगा। तो ये क्या होगा? सही हो गया। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, जो टेम्परेचर है एयर का वो हायर, इससे कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, नहीं, गलत है। जब एयर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब एयर कम होता जाएगा तो प्रेशर तो कम होता जाएगा ना, ये तो गलत है। चलिए ठीक है, आप इसका एक बार और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए ये सही है, बी वाला द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेसर देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, चलिए हमने जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे आपको 1 बाय 1 सॉल्व कराने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।